1950s में एक ऐसी जगह जहां हर तरफ रेगिस्तान और रेत, ओवरहीटेड, कोई पानी का नामो निशान तक नहीं। जिस तरफ निगाह जाती थी वहां पे रेत के रेगिस्तान ही नजर आते थे। कोई शहर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। लेकिन आज की डेट में वो एक ऐसा शहर बनकर उभरा है जिसने अच्छे अच्छे शहरों को पीछे छोड़ दिया। और कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दुबई की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली खान और आप देख रहे हैं इन्फो रेडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी एयरलाइन के बारे में जिसकी इफ्तिताह एक हादसाती तौर पे हुई और इस एयरलाइन को चलाने के लिए एक दूसरी एयरलाइन से लीज पे एयरक्राफ्ट्स लिए गए, लेकिन आज वो दुनिया की चौथी लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस एयरलाइन का इफ्तिताह हुआ, कैसे दुबई का एयरपोर्ट को बनाने की ज़रूरत महसूस की गई, किन किन मुश्किलात से ये गुजर कर ये एयरलाइन आज दुनिया की चौथी अजीम एयरलाइन बन गई है। इस वक्त एमिरेट्स एयरलाइन के पास जो एयरक्राफ्ट है वो दुनिया की कंफर्टेबल, अवार्ड विनिंग और मॉडर्न और एफिशिएंट एयरक्राफ्टों में उनका शुमार किया जाता है। और एमिरेट्स एयरलाइन की सर्विसेज ना सिर्फ दुबई टू मिडल ईस्ट बल्कि दुनिया के 6 बड़े आज़मों तक इनकी सर्विस चलती रहती है। अगर यहाँ बात की जाए एमिरेट्स की हिस्ट्री के बारे में कि एमिरेट्स एयरलाइन कैसे वजूद में आई, तो ये कहना यहाँ बिल्कुल ठीक होगा कि आज के मौजूदा दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम उस वक्त वजीर दिफा थे जब गल्फ एयरलाइंस ने उनके साथ एक डील की, जिस डील में कहा कि आप सिर्फ अनाउंस कर दे गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है, तो इसके बदले हम आपको गल्फ एयर के 50% स्टेक्स देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने वो डील कैंसिल कर दी, जिसके नतीजे में गल्फ एयरलाइन ने अपने बहुत से पैसेंजर्स को दुबई लाना ही छोड़ दिया। अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो ब्रिटिशर्स को दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही आइडियल लगती थी, क्योंकि ये जगह अफ्रीका, यूरोप और ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया के बिल्कुल सेंटर में होता था। और इसी वजह से ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज चाहता था कि वो यहाँ पे अपने फ्लाइंग बोट्स के लिए एक बेस बनाए। और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपने लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट्स का बेस दुबई के समंदर में बनाया। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट अपनी रिफ्यूलिंग के लिए दुबई के समंदर में लैंड करता था और रिफ्यूलिंग के बाद वो ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरियाज चला जाता था और इसके बदले में वो सिर्फ दुबई को 440 ब्रिटिश इंडियन रुपीस देता था, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। उस वक्त दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद को ये चीज़ नज़र आई और यहाँ से ही उन्होंने बुनियाद रखी एक ऐसे एयरपोर्ट की जो आज दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्टों में से एक है। शेख राशिद बिन अल मखदूम को इस बात का अच्छी तरह पता था कि ऑयल के रिजर्व दुबई के पास बहुत थोड़े हैं अगर हम कंपेयर करें बाकी अरब ममालिकों की, और इसी वजह से उनको एक अल्टरनेट सोर्स की ज़रूरत थी। उनको इस बात का अच्छी तरह पता था कि ब्रिटिशर्स को दुबई की जगह बहुत पसंद है और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 1950s में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया। 1960 वो पहला साल था जहां दुबई एयरपोर्ट में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए गए थे। उस वक्त सिर्फ एक टर्मिनल, एक रनवे और एक छोटा सा एप्रल बनाया गया था और रनवे की जो रेत थी उसको भी कंप्रेस करके वो रनवे बनाई गई थी, जिसमें सिर्फ डॉकलेस DC-3 एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकता था। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनाई गई और पहला एयरक्राफ्ट जिसने लैंड किया वो गल्फ एयर का कॉमेट एयरक्राफ्ट था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल इस एयरपोर्ट में चेंजिंग होती रही, मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टॉल होती रही और फिर एक वक्त ऐसा आया कि 1969 में नो एयरलाइंस दुबई एयरपोर्ट में ऑपरेशंस कर रही थी। नो एयरलाइन यानी 9 एयरलाइन दुबई एयरपोर्ट में ऑपरेशन कर रही थी और उस वक्त यानी 1969 में वो 20 डेस्टिनेशंस ऑफर करती थी और आहिस्ता आहिस्ता 1980 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बन गया, जहां एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक कार्गो, सिंगापुर एयरलाइन, मलेशिया एयरलाइन रिफ्यूलिंग के लिए आते थे। और इससे पहले इन सब एयरलाइंस का स्टॉप ओवर कराची, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में होता था, जो आहिस्ता आहिस्ता दुबई की तरफ आ गया। और देखते ही देखते दुबई ने कराची से तमाम तर ट्रैफिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। एमिरेट्स से पहले गल्फ एयरलाइन वाहिद एयरलाइन थी जो मिडल ईस्ट के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती थी, जो कि बहरीन की ऑफिशियल यानी बहरीन की गवर्नमेंट की एयरलाइन है और मिडल ईस्ट में जितने भी ऑपरेशंस होते थे वो गल्फ एयरलाइन ही करती थी।
गल्फ एयर का काम तमाम मिडल ईस्ट से पैसेंजर को दुबई लाना होता था और फिर वो दुबई से इंटरनेशनल एयरलाइंस में बैठ के अपनी अपनी डेस्टिनेशंस को चले जाते थे। 1980 में गल्फ एयरलाइन ने शेख मोहम्मद बिन राशिद को एक डील ऑफर की जिसमें वो सिर्फ ये अनाउंस कर दे कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने उस वक्त इनकार कर दिया और ये डील कैंसिल कर दी। बदले में गल्फ एयरलाइन ने तमाम मिडल ईस्ट के पैसेंजर्स को दुबई लाना बंद कर दिया और इस फैसले से दुबई एयरपोर्ट को काफी नुकसान हुआ। दुबई की इकोनॉमिक्स बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत गिर गई, क्योंकि मिडल ईस्ट से कोई भी पैसेंजर दुबई नहीं आ रहा था और जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी उनको तो पैसेंजर चाहिए थे। और यही वो वक्त था कि जब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक ऐसा फैसला किया जो उस वक्त तो सक्सेसफुल नहीं लग रहा था, लेकिन आज वो दुनिया की चौथी अजीम एयरलाइन बनकर उभर गया है। उस वक्त शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक इरादा किया कि वो अपनी खुद की एयरलाइन बनाएंगे और इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था कि ऑलरेडी स्टेब्लिश एयरलाइन के साथ टक्कर लेना, क्योंकि उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि एक एयरलाइन जो जीरो से स्टार्ट लेगी वो कैसे इन तमाम एयरलाइंस को टक्कर देगी। लेकिन ऐसा हुआ। एमिरेट्स का सामना गल्फ एयर से तो था, लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन, लुफ्टहान्सा, एयर इंडिया से भी कर रहा था और ये बहुत मुश्किल घड़ी थी। ये वो वक्त था कि जब एक बोइंग 737 की कीमत $25 मिलियन थी और इसके साथ साथ पायलट, क्रूज और इंजीनियर्स का खर्चा भी अलग से था। अगर इन सब की कीमत का अंदाज़ा किया जाता तो इस वक्त की कुल लागत 6 से 7 करोड़ डॉलर आना थी और इसके बाद भी क्या पता कि एयरलाइन चलेगी कि नहीं। मगर यहाँ हमेशा की तरह दुबई के शेख ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और दुबई के शेख ने मदद मांगी पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA से। ये वो एयरलाइन है जिसके पास आज फ्यूल न होने की वजह से इनके एयरक्राफ्ट टर्मिनल्स में खड़े हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान ने अपने 2 अदद बोइंग 737 एयरक्राफ्ट को लीड्स पे एमिरेट्स को दिया, जिसमें पायलट्स, क्रूज और इंजीनियर सब और मैनेजमेंट सब की सब PIA की थी, लेकिन एयरक्राफ्ट पे ब्रांडिंग एमिरेट्स की हुई और बदले में इस वक्त दुबई के शेख ने PIA को $1 करोड़ दिए, यानी जो काम 7 करोड़ में होना था वही काम 1 करोड़ में हो गया। फिर 25 अक्टूबर 1985 को दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन की पहली फ्लाइट EK600 दुबई से कराची के लिए चली और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चलता गया और एक के बाद एक जहाज उड़ता गया और इसके बाद एक सिलसिला जारी हुआ जो अव्वल में दुबई से ओमान, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलंबो और कायरो जैसी डेस्टिनेशन को शामिल किया गया। पहले साल 2,60,000 मुसाफिरों ने सफ़र किया और आज के दौर में ये मिडल ईस्ट की लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई, जो पर वीक 3,600 उड़ान अपने हब दुबई के टर्मिनल 3 से बढ़ती है और दुनिया के 150 शहर, 80 ममालिक और 6 बड़े आज़मों सिवाय एंटार्क्टिका के और हर तरफ एमिरेट्स एयरलाइन के ही एयरक्राफ्ट आपको नजर आते हैं। 1987 में एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने खुद के एयरक्राफ्ट खरीदे और PIA को अपने 2 एयरक्राफ्ट वापस दे दिए। 1990 की गल्फ वार में जहां मिडल ईस्ट से तमाम एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए, वहां ही एमिरेट्स एयरलाइन को ये एक सुनहरी मौका लगा और उन्होंने कहा दिस इज द चेरी ऑन द केक और उन्होंने अपने ऑपरेशन जारी रखे। आखिरी 10 दिनों में उन्होंने एक से बढ़कर एक फ्लाइट की। इसके अलावा उनका टारगेट वो पैसेंजर्स भी थे जो कंपटीटर एयरलाइंस का यूज करते थे। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी मुकाबिल एयरलाइंस के पैसेंजर्स को भी टारगेट किया और उनको एक बेहतरीन सर्विस दी और इन नए पैसेंजर्स को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा और इनको एमिरेट्स में वो फैसिलिटीज मिली जो इनको पहले किसी एयरलाइन में नहीं मिली थी। जबकि दूसरी एयरलाइन ये सब फैसिलिटीज़ फ्री में नहीं देती थी, चार्ज करती थी, जबकि एमिरेट्स ने ये सब फैसिलिटीज़ उनको फ्री में दी। मसलन पर्सनल इंटरटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी केबल्स और लाजवाब डाइनिंग्स, लाजवाब फूड। यही वक्त था कि एमिरेट्स की धूम मची। इसके साथ साथ एमिरेट्स ने स्काई वर्ड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया जो अपने लॉयल पैसेंजर्स के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम है। या हम ये भी कह सकते हैं कि दुबई आज जो इतना पॉपुलर है उसकी एक वजह उनकी एमिरेट्स एयरलाइन भी है। वो कैसे? दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया है। अगर हम मैप को देखते हैं तो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र 14,800 किलोमीटर दूर है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस, ये इतना बड़ा फासला डिस्टेंस है कि कोई भी एयरक्राफ्ट डायरेक्ट फ्लाइंग नहीं कर सकता। इसमें ज़्यादातर फ़्लाइट्स को कहीं ना कहीं रीफ्यूलिंग करने के लिए स्टॉप लेना पड़ता है और यही वो फ़ायदे वाली जगह है जहां एमिरेट्स का हब दुबई का है। दूसरी एयरलाइंस को जहां स्टॉप ओवर करने के लिए एक्स्ट्रा फ़ी
एयरपोर्ट को देनी पड़ती है, वहीं सिर्फ एमिरेट्स अपने पैसेंजर को दुबई में स्टॉप आवर देकर ना सिर्फ एक्स्ट्रा फी बचाती है बल्कि पैसेंजर्स को भी कम्पिटिटिव रेट देती है। और यहाँ दुबई में विजिटर्स का ट्रैफिक भी बढ़ जाता है और पैसेंजर खुशी खुशी दुबई में 1 या 2 दिन रहने को पसंद करते हैं। यहाँ कुछ टेक्निकल वजूहात भी है जिसमें जहाज की रिफ्यूलिंग एक बहुत अहम मसला है। अगर जहाज के फ्यूल टैंक को हम फ्यूल से फुल कर दें, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब है एक्स्ट्रा वेट, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से प्लेन्स को यानी एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा थ्रस्ट लगाना पड़ता है और एक्स्ट्रा थ्रस्ट ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। यहाँ एमिरेट्स इस टेक्निकल रीज़न से भी आज़ाद है, क्योंकि एमिरेट्स का तो हब ऑलरेडी दुबई ही है। वो अपने साथ इतना ही फ्यूल रखती है कि वो दुबई तक बआसानी पहुँच जाए। इसी वजह से एमिरेट्स के एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग एफिशिएंसी भी अच्छी मानी जाती है और वो दुबई में आकर अपने फ्यूल टैंक्स को दोबारा रिफ्यूल कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज दी जाए। एमिरेट्स की सक्सेस के पीछे सिर्फ इनकी मार्केटिंग और लाजवाब सर्विस ही नहीं बल्कि एक और स्ट्रेटेजी भी है, एयरबस A380। जी हाँ, आज एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जेट है जो एक टाइम पे 850 पैसेंजर्स को सर्विस दे सकता है। यहाँ हैरत की बात यह है कि सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन ही एयरबस A380 से फ़ायदा उठा रही है, जबकि बाकी तमाम एयरलाइंस एयरबस A380 से कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही। तो आखिरकार ये एमिरेट्स एयरलाइन करती क्या है जिससे इनको इतना फ़ायदा मिलता है? ये राज कई सालों तक एमिरेट्स एयरलाइन ने छुपा कर रखा, लेकिन आखिरकार उनको ये बताना ही पड़ा। जब कोविड-19 में एयर फ्रांस ने अपने A380s को रिटायर करने का फैसला किया तो इस मौके पर एमिरेट्स के CEO का कहना था कि एयर फ्रांस को 10 एयरबस A380 को खरीदना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। एयरबस A380 एक बहुत ही जेंट एयरक्राफ्ट है, जहां इसमें एक वक्त में 850 पैसेंजर की ले जाने की कैपेबिलिटी है। वहाँ ही इसका सबसे बड़ा मसला इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। जबकि एमिरेट्स के पास 116 A380s है और वो भी सेम मॉडल के, और ये फैसला इन्होंने 1985 में किया था जब वो एक ही मॉडल के ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने गए। और आज एक एयरबस A380 की कीमत 25 to 79.93 मिलियन डॉलर है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे जहाज़ों में सेकंड नंबर पे है। लेकिन एक साथ बल्क रेट में डील को क्रैक किया और इस तरह इनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिला। इसके अलावा इन सब की मेंटेनेंस के लिए एमिरेट्स एयरलाइन ने अपना इन बेस यूनिट बना रखा है, और इसके एक ही मॉडल होने की वजह से इनके स्पेयर पार्ट भी सारे एक जैसे और एक साथ बल्क में ऑर्डर किए जाते हैं, और इस तरह भी एमिरेट्स अच्छी खासी सेविंग कर लेता है। इसके अलावा अगर आप और एयरलाइंस को देखें तो उनके पास एक ही मॉडल के एयरक्राफ्ट बहुत कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मेंटेनेंस थर्ड पार्टी से कराई जाती है, और यही वो टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक्स बिगड़ जाती है, जिसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। एमिरेट्स के पास टोटल 269 एयरक्राफ्ट्स हैं। यहाँ अगर ये कहा जाए कि दुनिया में जितने भी A380 है उनका 50% सिर्फ और सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन ही यूज़ कर रही है, तो ये कहना बजा होगा। ये दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जो अपनी हिस्ट्री में कभी घाटे में नहीं गई। अगर देखा जाए तो हर साल 260 करोड़ दरहम का प्रॉफिट कमाया, और इसका क्रेडिट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को जाता है। यहाँ वीडियो ख़त्म करने से पहले अपनी एक दिली ख्वाहिश का इजहार करता चलूँ। अल्लाह करे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA को भी अपने माजी की तरह एक अजीम कामयाबी मिले और वो फिर दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनकर उभरे। इन्फो रेडी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।